एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक तो इसलिए कि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। फिजिक्स में ये आप 12th में पढ़ोगे, लास्ट में आएगा मॉडर्न फिजिक्स करके, वहां पर आएंगे ये सारी चीजें वापस से रिपीट होंगी। और अभी भी इसका जो रिलेवेंस है बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम जो केमिस्ट्री में नया यूज करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका वही 9-10 से कहानी स्टार्ट हो जाती है। आपने काफी सारी कहानियां इसमें सुनी हुई है बच्चों। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। सब लोग, सारे साइंटिस्ट लोग तुक्के मार रहे थे, कि एटम ऐसा होना चाहिए, एटम वैसा होना चाहिए, है ना। और तुक्के मार मार के सब लोग नोबेल प्राइज जीते जा रहे थे। डाल्टन ने बोला कि भाई एटम इंडिविजिबल है, डिवाइड नहीं हो सकता। धीरे धीरे हमारे पास बढ़िया वाले हथियार आए, साइंटिस्ट लोगों के पास बढ़िया वाले जुगाड़ आए, तो उन्होंने एटम को भी डिवाइड कर दिया फर्दर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में। एक्सपेरिमेंट होते गए, है ना। पुरानी जो थ्योरीज थी वो गलत प्रूव होती गई, नई थ्योरीज आती गई। ठीक है, तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती गई। तो वो आपकी जो 9-10 वाली थ्योरीज जो कहानियां है वो तो रहेंगी रहेंगी। वो है हिस्ट्री, वो एक तरह से एटम के स्ट्रक्चर तक हम कैसे पहुंचे उसकी हिस्ट्री है। ऑलराइट, आपने पढ़ा था सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर उसमें कमियां निकाल दी फिर उसमें कुछ एरर्स आ गए, है ना। फिर अगली थ्योरी आ गई, बीच में कुछ अजीबोगरीब सी थ्योरीज आई कि भाई, है ना, वाटरमेलन मॉडल और वो प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन का। ठीक है, तो मेन जो थी सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद जो काम किया वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये सब अब थोड़ा सा 11th क्लास से हट गया है, मतलब उतना रेलेवेंस इसका नहीं है। जो 9-10 में स्टोरीज हैं वही आप ध्यान रख सकते हो सीधे। ठीक है, काम की थ्योरीज उसके बाद जो आती है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, गोल्ड फॉइल से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास कराते हैं ना। अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड कराए रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल में क्या था? एटम था। एटम में क्या था? न्यूक्लियस था। सबसे पहले जो वर्ड यूज किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं बेसिकली रदरफोर्ड ने की, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गए थे? डिफ्लेक्ट हो गए थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे जाके वापस आ गए, सीधे जाके क्या आ गए? वापस आ गए। मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए थे अनडिफ्लेक्टेड, है ना। कुछ थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम 1 in 10, 1 in 1 लाख जो टकरा के वापस आ गए, जो अपने पाथ पे रिट्रेस कर गए। क्या कर गए? उसको अपने पाथ पे रिट्रेस कर गए, 180 डिग्री डिफ्लेक्शन पे चले गए। तो यहाँ से कुछ उसने बातें बताई कि अच्छा, क्या क्या बताया रदरफोर्ड ने कि हमारे न्यूक्लियस में क्या है, हाँ सॉरी हमारे एटम में क्या है? न्यूक्लियस है, सेंट्रल सेंट्रल एक मास रखा हुआ है, सेंटर पे एक मास रखा हुआ है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए थे। क्या बॉम्बार्ड किए थे? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा तो ये पार्टिकल्स। नोट करना है क्या? नोट नहीं, जरूरत नहीं है, मैं नोट्स तो भेज ही दूंगा ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। समझ लो उसको एक बार। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पता है आप लोगों को? हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम। ऑलराइट, तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। तो इस पे भी कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है,
मतलब ये जो सेंटर में जो मास रखा हुआ है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो उसने बताया कि न्यूक्लियस इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। तो रदरफोर्ड ने यहाँ से ये सारी चीजें इन्फर की अपने एक्सपेरिमेंट से कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, तभी मेरे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, चिपक नहीं रहे अंदर जाके, है ना, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है ना। आप लोगों को पता ही है, ये तो बेसिक जो उसके रिजल्ट्स थे इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या थे, सेंट्रली a dense positively charged matter is present which he named as nucleus, जिसका नाम उसने क्या कहा कि भाई आज से इसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानेंगे। centrally dense positively charged matter is present which is named as nucleus। ठीक है, जो हमारी बात, इसकी डेंसिटी का ऑर्डर भी आप थोड़ा सा सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो, जो सारा का सारा मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो भी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया कि किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻15 मीटर्स और 10⁻⁻13 सेंटीमीटर्स। ये सब रदरफोर्ड ने बता दिया था कि रेडियस जो है न्यूक्लियस का जो इस ऑर्डर का है। न्यूक्लियस जो है वो 10⁵ टाइम्स छोटा है, 1,00,000 टाइम्स स्मॉलर है। रेडियस ऑफ एटम जो है सर ये 10⁻⁻15 मीटर्स है। यस यस मीटर्स और 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। हाँ जी सर वो मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम हुई थी सेशन में लेट ज्वाइन किया, एक बार बता दो क्या हुआ है स्टार्टिंग से। कुछ नहीं यार, कहानी सुना रहे है ना, ठीक है। तो कहानी ये चल रही है कि जो वो आपने जो पढ़ी ना 9th-10th में की है डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, मुग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सब आपकी कहानी सुनी हुई कहानियां हैं, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट किया बच्चे, नया चैप्टर, ऑलराइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वही आपको पता है कि भाई कहाँ से ना एटॉमिक स्ट्रक्चर तक हम कैसे पहुंचे थे, बहुत सारी थ्योरीज के थ्रू, ठीक है। तो मैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे पहुंचा हूँ अभी तक। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आपने ये भी पढ़ा है 9th-10th में, 9th-10th में हमने पढ़ा है ना यार, ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा था रदरफोर्ड ने, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड कराए थे गोल्ड फॉइल के ऊपर, है ना। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे, ठीक है मुग। यस सर। हाँ, तो वही सब कहानियां सुनी हुई कहानियां, ऐसी कुछ नई चीज नहीं बताई अभी तक, ठीक है। अब इसमें ये चीज मैंने थोड़ी सी नई बताई है जो आपको ध्यान रखनी है कि रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले न्यूक्लियस वर्ड यूज किया। उसने बोला एटम में न्यूक्लियस है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, डेंस पॉजिटिवली चार्ज मैटर है। पॉजिटिव चार्ज उसने कैसे बोला, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स जो उसने बॉम्बार्ड कराए थे, अल्फा पार्टिकल्स उसने बहुत सारे फेंक के मारे, है ना। वो भी अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बच्चों डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मतलब सेंटर में कौन सी चीज रखी है, पॉजिटिव चार्ज ही रखा हुआ है। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, इसलिए डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सर मोस्ट पास थ्रू हो गए थे ना इसमें गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में। हाँ, मोस्टली जो है पास थ्रू हो गए थे। 1 लाख में से कुछ एक या 2-3 वो अपना पूरा पाथ को रिट्रेस कर गए थे, सीधे वापस आ गए थे, ठीक है। जैसे वो एड में वो धोनी फेंक के मारता है ना, वो एक पेपर फेंक के मारता है और वो हवा हवा चल रही होती है, वो वापस आ जाता है, वैसे ही कुछ हुआ सीन, है ना। उससे वो भी आप सोच सकते हो क्यों, क्योंकि रिपल्शन, आप अपने अल्फा पार्टिकल फेंक के मारा, उसके पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन हो रहा है, थोड़ी दूर तक तो गया वो, और बाद में फिर वो वापस उल्टे पांव वापस आ गया, है ना। रिपल्शन की वजह से वो उल्टे पांव के आ गया, वापस आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टकरा के आते हैं वापस, वो वापस ऐसे ही उठ के वापस आ जाते हैं, क्योंकि रिपल्शन की वजह से। किसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से। हाँ जी, अभी तक की कहानी में किसी को कोई डाउट बच्चों, तो हमारी स्टोरी आपने सुनी हुई भी होगी पहले भी। तो इसमें जो नई चीज है वो एक तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस उसने, है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर उसने बता दिया कि रेडियस ऑफ एटम से 1 लाख टाइम्स छोटा होगा। क्यों होगा, उसका रीजन उसने वही दिया था कि 1 लाख में से कोई 2-3 पार्टिकल्स रिट्रेस हो गए। समझ आ रहा है। तो एटम का साइज पता चल गया था, इससे उसने न्यूक्लियस का साइज पता लगा दिया कि 10⁵ टाइम्स छोटा है, ठीक है। इस तरह के जुगाड़ लगाते हैं साइंटिस्ट लोग,
अपनी जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उस टाइम पे, उससे कुछ रिजल्ट्स निकालते थे, है ना। उससे क्या निकालते थे, कुछ रिजल्ट्स। ठीक है बच्चों, तो हमें ध्यान रखना है रदरफोर्ड ने पहली बार न्यूक्लियस वर्ड यूज किया, मतलब बेसिकली डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की, रदरफोर्ड ने। और उसने सबसे पहले ये मॉडल दिया था कि भाई न्यूक्लियस बीच में रखा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ उसके रिवॉल्व कर रहे हैं, और बहुत सारा स्पेस क्या है वहां पे खाली पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये सारी कहानी रदरफोर्ड ने हमें दी है। बट जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ, ये भी मैं बस है ना रिवाइज करा रहा हूँ। आजकल इस पे भी सीधे सीधे बोर्ड थ्योरी पे आते हैं फॉर्मुलाज, क्वेश्चंस जो हम इसके बाद वाली थ्योरी पढ़ेंगे। इसका बस हमें आइडिया होना चाहिए कि रदरफोर्ड वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि न्यूक्लियस पहले उस पहली बार न्यूक्लियस वर्ड जो है उसी ने यूज किया था। क्लियर है सबको अभी तक बच्चों? है किसी ने लेट ज्वाइन किया तो ये सब स्टोरीज चल रही हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर फिर उसने कुछ ऐसे निकाल दिया। तो सारा का सारा मास है, सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में। ऑलराइट, मास कितना होता है न्यूक्लियस में, वही एटॉमिक मास यूनिट के ऑर्डर का कुछ, है ना भाई। तो लगभग वही जो हमने निकाला था 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी, इतना मास है केजी में, अपॉन वॉल्यूम कितना होगा न्यूक्लियस का। एक स्फीयर है, छोटा सा गोला है, बहुत छोटे रेडियस का, ये रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, 10 की पावर -15 सर ये मीटर्स या 10 की मास कहाँ पावर से आया न्यूक्लियस का? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है अच्छा सर। है ना, जो सारा का सारा जो एटम का मास होता है वो कहाँ से, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। ऑलराइट, न्यूक्लियस में सर। हाँ, तो जैसे ये 1 AMU है हाइड्रोजन में, कार्बन में 12 AMU है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। वो सारा का सारा वो जो एटॉमिक मास यूनिट है, वो सारा का सारा मास न्यूक्लियस में ही रखा होता है। इलेक्ट्रॉन्स को तो हम मानते हैं कोई मास है ही नहीं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है मास में। ऑलराइट बच्चों, हमारी बात डिवाइड बाय क्यूब, समझते हो सभी लोग ये चीज, है ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब, तो 10 की पावर -15 का क्यूब। कुछ ऑर्डर निकालते हैं, है ना, किस ऑर्डर का आएगा, पावर क्या आएगी न्यूक्लियस की, बहुत ज्यादा आएगी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस विल बी वेरी हाई इन ऑर्डर। बताओ मेरे को, किसी को भी दिक्कत? नीचे मैंने रेडियस का क्यूब कर दिया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्या कर दिया बच्चों, क्यूब। तो 10 की पावर 45 ऊपर, तो ये कुछ रफली 10 की पावर 13 या 10 की पावर 12 के ऑर्डर का आ जाएगा। इनफैक्ट 10 की पावर 15 kg पर मीटर क्यूब, इस ऑर्डर का डेंसिटी आएगा। समझ आ रहा है सबको? तो हाईली डेंस मैटर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ हाईली डेंस मैटर, रखा हुआ है बीचों बीच एटम के। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। यहाँ पे सब चीजों की थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपको ध्यान रखनी है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन रफली इक्वल होता है, स्लाइटली मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली लार्जर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ऑलराइट, वैल्यूज कितनी होती हैं वो याद रखना है आपको। मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है आयान, फिर से इसी ऑर्डर का हो गया, एटॉमिक मास यूनिट के ऑर्डर का। ऑलराइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, और क्या बोलते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स। ये वैल्यू भी याद रखनी, क्वेश्चंस में यूज हो जाएगी कहीं पे। ये सब जनरल नॉलेज की बातें बच्चों, यहाँ पे छोटी छोटी यूज हो सकती है यहाँ पे क्वेश्चंस में। समझ आ रहा है सबको, है ना। और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ऑलमोस्ट इक्वल, न्यूट्रॉन का स्लाइटली मोर है। ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन,
सेम है मैग्नीट्यूड में, बस एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है बच्चों इतना सबको, है ना? तो ये सारी चीजें सबसे पहले हमने ध्यान रखनी है। कई बार ये अल्फा रेज और बीटा रेज पे भी डिफरेंस वगैरह पूछ लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस पे ब्रीफ कर देता हूँ। अल्फा रेज और बीटा रेज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अल्फा रेज, बीटा रेज क्या होती है ये? तो ट्यूब में एक्सपेरिमेंट चल रहा था जिसको डिस्चार्ज या कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। बहुत हाई वोल्टेज पे, बहुत हाई वोल्टेज पे जब यहाँ पे कुछ गैस के एटम्स वगैरह यहाँ पे रखे तो वो आयनाइज हो गए। क्या हो गए? वो आयनाइज हो गए। ठीक है, सुना है किसी ने ये एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना? वो आयनाइज हो गए। तो जो हुआ क्या, जब एटम आयनाइज होगा, एटम आयनाइज होगा, किन दो टुकड़ों में टूटेगा वो? एक तो न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, सबसे आसान इलेक्ट्रॉन निकालना है एटम से। न्यूक्लियस तो अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बाइंड है ना? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ दौड़ेगा? एनोड की तरफ, है ना? एनायन जाता है एनोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज आता है एनोड की तरफ, और न्यूक्लियस जाता है कैथोड की तरफ। न्यूक्लियस किसकी तरफ मूव करता है? कैथोड की तरफ, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो उस पे पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस मूव करेगा उसकी तरफ। एक तरफ बच्चों न्यूक्लियस भागा और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स भागे। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? एटम टूट गया हमारा, एटम टूट गया। एटम में दो चीजें थी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स भागे, एक तरफ न्यूक्लियस भागा, है ना? नेगेटिव चार्ज एक साइड भागा, पॉजिटिव चार्ज एक साइड भागा। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक, एनी डाउट? एनोड रे, कैथोड रे भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एनोड रे और कैथोड रेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिधर न्यूक्लियस, जहां पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिधर भागा, न्यूक्लियस आर दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्फा रेज। न्यूक्लियस आर दी कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्फा रेज। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियस जब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट अल्फा रेज का, तो अल्फा रेज कैसे चार्ज होंगी? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर? कोई डाउट? दूसरे बीटा रेज में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो कैसे चार्ज होंगी? ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज। पहला डिफरेंस अल्फा रेज बीटा रेज में चार्ज का आ गया। ठीक, दूसरी चीज इसको ध्यान से समझना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स का जो चीज कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो चार्ज बाय मास रेशियो। कौन सा रेशियो? चार्ज बाय मास रेशियो। ई बाय एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई बाय एम से। किसका ई बाय एम रेशियो ज्यादा होगा, कोई बताएगा? इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनका मास बहुत कम है। ठीक है, तो बीटा रेज हैव वेरी हाई ई बाय एम रेशियो। किसी को भी डाउट है तो बच्चों बताना, है ना? मैं थोड़ा थोड़ा सर जो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है ना? हाँ हाँ, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ओके सर। तो आपको ये सब चीजें कंपेयर करनी आनी चाहिए कि अल्फा रेज में क्या चीज ज्यादा होगी, बीटा रेज में क्या चीज ज्यादा होगी। समझ आ रही है सबको बात? ई बाय एम, चार्ज बाय मास, किसका ज्यादा होगा? बीटा रेज का ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें न्यूक्लियस है, तो उसका ई बाय एम रेशियो कम होगा। ऑलराइट, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जब बच्चों एक्सपेरिमेंट किया गया, अलग अलग
अलग अलग गैसेस से, एक बार हाइड्रोजन गैस से किया, एक बार हीलियम गैस से किया, एक बार है ना कोई और गैस से किया, तो हर बार बीटा रेज में तो एक ही चीज आएंगी, इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा रेज में न्यूक्लियस अलग अलग आ रहे थे, एक बार था हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, एक बार था हीलियम का न्यूक्लियस, सब में ई बाय एम रेशियो अलग अलग आ रहा था, थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। बीटा रेज में हर बार ई बाय एम रेशियो क्या आ रहा था, सेम। बताओ मेरे को, कोई डाउट किसी को इस बात में? वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया डिफरेंट गैसेस के साथ, जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ई बाय एम रेशियो अलग अलग आया अल्फा रेस के लिए। बीटा रेस के लिए ये ई बाय एम रेशियो क्या आया, सेम आया, क्योंकि उसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स, इधर थे न्यूक्लियस। ऐसे आपको ध्यान रखना है, और न्यूक्लियस हर बार अलग अलग था, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अलग, हीलियम का अलग। सर बट ऐसा क्यों हो रहा था कि मतलब अलग अल्फा रेज में अलग आ रहा था, बीटा रेज में सेम आ रहा था? अल्फा रेज में है क्या, न्यूक्लियस है ना, वही मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो उसको। बीटा रेज में क्या है, आयन, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही चीज होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब तो इलेक्ट्रॉन्स ही होता है ना, तो उसका ई बाय एम रेशियो तो सेम रहेगा यार, ठीक। न्यूक्लियस आयन तेरे को पता है ना, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में अलग चीज होगी। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक एक प्रोटॉन बस, 0 न्यूट्रॉन। हीलियम का जब तू न्यूक्लियस देखेगा तो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होंगे। समझ में आती बात है? हाँ सर बट मतलब हाँ, इन द तो सेंस जब चीज बीटा रेज में भी तो अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। होंगे, पार्टिकल्स तो इलेक्ट्रॉन ही होगा ना। अच्छा, हाँ तू सर एक बट ऐसे इलेक्ट्रॉन ले तो ले, मतलब दो। अल्फा अरे रेज में सुन भी तो, होंगे तो प्रोटॉन्स और अरे न्यूट्रॉन्स भाई ही। सुन तो ले, पूरी बात तो सुन ले। एक इलेक्ट्रॉन है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन का झुंड जा रहा है, एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन का झुंड जा रहा है, ठीक है। इसमें चार्ज बाय मास कितना आएगा, और इसमें चार्ज बाय मास, चार्ज डबल मास भी डबल, चार्ज बाय मास सेम आएगा नहीं आएगा, बता मेरे को। यस सर। हाँ, इधर निकाला चार्ज बाय मास, 1 प्रोटॉन में कितना आएगा चार्ज बाय मास, एक प्रोटॉन का चार्ज अपॉन मास भी एक प्रोटॉन का। समझ आती बात? यस सर। यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 प्रोटॉन का, और मास 4 का। मास 4 का। समझ में आ रहा है? यस सर, ओके सर। ठीक है, तो पार्टिकल्स, एक न्यूक्लियस है पूरा, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है बच्चे, तो चार्ज बाय मास अलग आएगा। और किसी को कोई डाउट बच्चों इसमें? युवराज क्लियर है ये? यस सर, क्लियर। ठीक है, देवयानी क्लियर है, रौनक, अनायरा, अनन्या, सब समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये यस। इंपॉर्टेंट, हाँ इसको समझो। ई बाय एम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ई बाय एम पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ई बाय एम रेशियो अलग अलग आ रहा है न्यूक्लियस के केस में, बिकॉज एक हीलियम का न्यूक्लियस अलग है यार, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अलग है, उसमें अलग बंदे हैं, इसमें अलग है ना, मतलब बंदे सेम है लेकिन नंबर अलग अलग है, ठीक है। उससे चार्ज बाय मास आपके सामने अलग अलग आ रहा है। ये सब चीजें भी बच्चों कैलकुलेट करा सकते हैं क्वेश्चंस में, आपको समझ में आना चाहिए कि हीलियम में क्या है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मैं चार्ज बाय मास कैसे निकालूंगा यार, 2 प्रोटॉन का चार्ज अपॉन मास 4, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को, तो मास 4 हो गया, ठीक है। ई बाय एम कंपेयर करवा लेंगे आपसे हाइड्रोजन और हीलियम का, कर लोगे इजिली। ऑलराइट बच्चों, ओके। So beta rays में E by M is same when different gases were used. यहाँ पे E by M is different for different used gases. Very important point. ठीक है, जो याद रहेगा सबको, ठीक है यान, एनी डाउट से? नो सर। तो सबको कहानी समझ आ गई? आपको बस ये चीज सोचनी है, याद रखनी है बच्चों की, टूटा एक तरफ इलेक्ट्रॉन भागे, एक तरफ न्यूक्लियस भागा, ऑलराइट। तो न्यूक्लियस अलग रेज हैं, बीटा रेज, मतलब बीटा रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे न्यूक्लियस, ऑलराइट। और इस तरह से हमने फिर चार्ज बाय मास वगैरह सोचना है उनका। अच्छा, अब मेरे को कोई बताएगा स्पीड किसकी ज्यादा होगी, बीटा रेस की, अल्फा रेस की? सर बीटा रेस। बीटा रेस की, जो हल्का बंदा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। हायर स्पीड
मोर पेनिट्रेटिंग पावर, मोर पेनिट्रेशन पावर। जितनी ज्यादा स्पीड उतना वो बॉडी के अंदर घुसता चला जाएगा। ठीक है, ऑलराइट बच्चों। अल्फा रेज लोअर स्पीड, लेकिन फिर भी इसमें मोमेंटम ज्यादा होगा बच्चों, क्योंकि इसमें मास ज्यादा है, इसमें मास बहुत ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। जोरदार थप्पड़ पड़ेगा, गाल लाल हो जाएगा, है ना, गर्म हो जाएगा गाल। ठीक है, क्योंकि मास ज्यादा है। क्या ज्यादा है यहाँ पे? अल्फा रेज में पार्टिकल्स का मास ज्यादा है। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक, तो आपसे कोई पूछे हीटिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, समझ जाना, जिसमें जो ज्यादा भारी है, मोटा इंसान है, वो ज्यादा तो जोर से। हीटिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है तो फिर पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होएगा। नहीं नहीं बच्चे, ये पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करती है स्पीड पे, है ना। जिसकी ज्यादा स्पीड होगी, है ना, हीटिंग इफेक्ट कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ वो नहीं है, लॉजिक नहीं है। पेनिट्रेशन पावर डिपेंड्स ऑन स्पीड, आप इस तरह से याद रखो। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर किस ओके। करेगी? स्पीड पे, एंड हीटिंग इफेक्ट मोमेंटम पे। मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। मोमेंटम मेनली डिपेंड्स ऑन मास। ओके सर। ठीक है, हाँ, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको फिजिक्स में अभी क्लियर हो जाएंगी। मोमेंटम, ये सब कहाँ पे स्पीड, क्या, धीरे धीरे यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे आएंगी, वहां पे मैं आपको बता दूंगा फिर से। तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं जो आपको याद रखने हैं अल्फा रेज बीटा रेज के बीच में। तो रदरफोर्ड ने काफी सारी चीजें हमें बता दी कि भाई सेंट्रली प्लेस्ड है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बट ड्रॉबैक्स क्या थे रदरफोर्ड के? क्यों इस थ्योरी को ने गलत मान लिया, क्यों इस थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया गया? हालांकि काफी काम की थ्योरी थी, बट इसी के एक स्टूडेंट ने ना इसके साथ चीटिंग कर ली। नील बोर नाम का स्टूडेंट था इसका, उसने पूरा इसका मॉडल कॉपी पेस्ट मारा और इसने एक छोटी सी एरर थी उसको हटा के बस उस एरर को उसने रेक्टिफाई करके अपनी नई थ्योरी चिपका दी और नोबेल प्राइज जीत लिया, है ना। तो उसने, बाकी लोगों ने कैसे रदरफोर्ड की थ्योरी को गलत प्रूव किया? ऐसे किया, इसने बोला कि हाँ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसने कुछ स्टेबिलिटी के बारे में बस नहीं बताया। स्टेबिलिटी के बारे में क्या नहीं बताया? जब भी बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसकी प्रेजेंस में जब मूव करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। इस बात को उसने इनटू अकाउंट नहीं लिया और तो लोगों ने क्या ड्रॉबैक बताया इसकी थ्योरी में कि भाई जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी, वो अट्रैक्ट होता जाएगा और धीरे धीरे जाके न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाएगा, स्पाइरली जाके न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आपने सुनी होगी ये स्टोरी भी, कहानी भी सुनी होगी। ठीक है, तो रदरफोर्ड की थ्योरी में ये ड्रॉबैक था, उसका मॉडल स्टेबल नहीं था, उसने स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं करी थी और यहीं पे लोगों ने, है ना, वही है, उस टाइम पे सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज चिपकाने में इतना बिजी थे, तो कि कोई किसी थ्योरी आती थी तो उसमें कमियां ढूंढने लग जाते थे कि जल्दी से इसको गलत प्रूव करें फिर हम अपनी थ्योरी चिपकाएं, है ना। नोबेल प्राइज बढ़ रहे थे, तो इस तरह से चल रही थी कहानी, है ना। तो रदरफोर्ड की स्टोरी में ये ड्रॉबैक निकाला लोगों ने कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज कर जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो अपनी एनर्जी लूज करता है और वो अंदर जाके टकरा जाना चाहिए। सो रदरफोर्ड मॉडल इज नॉट स्टेबल। क्लियर है बच्चों? तो ड्रॉबैक्स में आपको ध्यान रखना है, रदरफोर्ड के दो तीन जो ड्रॉबैक्स थे।
तो इलेक्ट्रॉन शुड कोलाइड विद न्यूक्लियस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो किस वजह से ये स्टेबल है, इस बारे में रदरफोर्ड ने कोई चीज नहीं बोली थी। ठीक है बच्चों। दूसरा, रदरफोर्ड क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाता, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम नील बोर की थ्योरी में ये सब चीजें पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और उसको किसने प्रूव किया था, नील बोर की थ्योरी ने प्रूव किया था। बताओ जो यहां तक की स्टोरी क्लियर, किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके। तो नील बोर की थ्योरी में जो नील बोर की थ्योरी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें और भी फिजिक्स का यूज करना पड़ेगा। इस चैप्टर के साथ बस थोड़ी सी ये दिक्कत है कि हमें थोड़ा फिजिक्स का आगे वाली फिजिक्स का यूज होगा, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा वो फिजिक्स भी पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल में सिर्फ 2 ड्रॉबैक। वो ड्रॉबैक, यस। सर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया आयान, है ना, नील बोर्स की थ्योरी में हम पढ़ेंगे, अपनी थ्योरी में पढ़ेंगे कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, वहां पे हम पढ़ेंगे, वो एक्सप्लेन भी करेगा और मैं वहां पे पढ़ना भी डिटेल में। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभी हम आज स्पेक्ट्रम वगैरह हम आज ही देख लेंगे होता क्या है उसका मतलब, फिर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, धीरे धीरे ये सब चीजें टर्म्स समझ आ जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें बेसिक पढ़ना होगा क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी का। क्वांटम थ्योरी में हम जो भी रेडिएशंस होती हैं उनकी एनर्जी वगैरह की बात करेंगे, और जो भी रेडिएशंस होती हैं वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो बच्चों वेव की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो ये लैम्डा, वेवलेंथ, ये सब यहाँ पे यूज होंगी, इनको सब लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। वेवलेंथ, वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, एक साइकिल का डिस्टेंस। ये क्या है, एक साइकिल है ना। वेव क्या होती है, उसमें साइकिल्स रिपीट होती रहती है। समझ आती है सबको बात, वेव में साइकिल्स ये रिपीट होती रहती है। ठीक, एक साइकिल का डिस्टेंस, या फिर और स्टाइल मारने के लिए इसकी डेफिनेशन कैसे बोली जाती है वेवलेंथ की, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। हाँ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। ठीक है, तो स्टाइल मारने के लिए ऐसे भी बोलते हैं डेफिनेशन, बाकी सिंपल है फंडा, एक साइकिल का डिस्टेंस इज बेसिकली बच्चों वेवलेंथ। ऑलराइट, the distance covered by one cycle or one wave is called wavelength. लैम्डा से डिनोट करते हैं, दिस साइन इज कॉल्ड लैम्डा। और सर इस वेवलेंथ में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होगा ना? दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, ये बोल सकता है ना तू। अच्छा, ओके सर, यस सर। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन, लिख देता हूं यार, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests or two consecutive troughs is called बच्चों wavelength। ऑलराइट, वेव के बारे में एक तो ये पता होना चाहिए बच्चों अपने को, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड
नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कुछ इसमें? ठीक, इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? वेवलेंथ का तो ऑब्वियसली लेंथ होगा ही होगा, मीटर है ना। छोटी छोटी वेव्स होंगी तो नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब अभी मैं लिखवा दूंगा आपको। नैनोमीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड, नंबर पर सेकंड है ना, तो सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज, सुना ही होगा आपने हर्ट्ज। ठीक, ठीक है ठीक। तो अगर एक वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर की है, एक वेवलेंथ कितने सेंटीमीटर की है? 2 सेंटीमीटर की, और ऐसी 10 वेव्स बन रही है पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी 10 है। एक वेव है 2 सेंटीमीटर की और एक सेकंड में 10 वेव्स बन गई ऐसी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20, है ना। तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, क्या कर दिया दोनों को? मल्टीप्लाई। तो 20 सेंटीमीटर ट्रेवल किया पर सेकंड। तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में ये रिलेशन आ जाता है बच्चों, सिंपल सा, स्पीड इज इक्वल टू, समझ आया सबको कैसे है ना? स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ऑलराइट, कोई डाउट हो? इतना समझ आ रहा है सबको? स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना। एक वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर की, 10 ऐसी 10 वेव्स बन गई एक सेकंड में, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, कितना डिस्टेंस चल लिया भाई। तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये रिलेशन आ जाता है बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। अच्छा, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस की जाती है। आपको इतना टेंशन उसमें नहीं लेना है, वो सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे क्रिएट की जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा के ऐसे प्रोड्यूस की जाती है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो सारी की सारी आपको मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ, बस एग्जांपल से याद रखना है। रेडियो वेव्स, गामा रेज, है ना, सारी की सारी जो ये यूनिवर्स में रेज दौड़ती हैं, आपने सुना भी होगा यूनिवर्स में गामा रेज, बीटा रेज दौड़ती हैं, है ना, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। कौन सी रेडिएशंस होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बस एग्जांपल याद रखो। और जो याद रखना है आपको, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। उनकी स्पीड फिक्स है। स्पीड ऑफ लाइट, हमारी जो लाइट विबग्योर है, विबग्योर, वायलेट, ब्लू, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो भी पूरा का पूरा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। ऑब्वियसली वो लाइट का ही कंपोनेंट है। ठीक है, ऑल दीज रेडिएशंस ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट। इनके लिए बच्चों सी, स्पीड ऑफ लाइट, इनके लिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में ये रिलेशन आ जाएगा। ध्यान से देख लो सब लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्पीड ऑफ लाइट, कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में खेलना है इस चैप्टर में। तो आपके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला हो गया C = न्यू लैम्डा। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फिर 1/t हो गया ना सर? अपने क्या बचे? फिर से बोलो। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t हो गया ना, क्योंकि सर क्या S इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ, यूनिट पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, मतलब कि कितनी वेव्स बन गई एक सेकंड में, है ना। एक सेकंड में कितना नंबर बन गया, तो सिंपल जो यूनिट आ गया वो पर सेकंड आ गया ना। यस सर। ठीक है, तो न्यू तेरा पर सेकंड है और ये लैम्डा यह क्या है? लेंथ है। तो मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट का वो आ गया, यूनिट आ गया। ठीक है, ऐसे। ये देखो जो एनसीईआरटी में जो ये बना हुआ है जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट, ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं बच्चों। क्या है ये? डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ध्यान से समझना मेरी बात। ठीक, अभी आप पूछ रहे थे स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जब हम बच्चों रेडिएशंस को एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं,
ठीक है एंड इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। किसके ऑर्डर में? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जब वो प्रिज्म से लाइट पास कराते हैं तो विबग्योर पूरे 7 रंग दिखने लग जाते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो स्पेक्ट्रम। क्यों वो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट क्यों हो जाती है बच्चों लाइट? क्योंकि जो व्हाइट लाइट है वो 7 रंग का 7 कलर्स का मिक्सचर है एंड ईच 7 कलर हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ। बताओ मेरे को, समझ में आ रही सबको बात? कोई डाउट? ठीक है आयान, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? सर मतलब ये जो वेव्स का होता है जो हम अरेंज करते हैं जब हम उसको एक ऑर्डर में डिक्रीजिंग सजाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यस, तो ये जो बच्चे ये सारी जो लिखी हुई है, ये दिस इज ऑल्सो स्पेक्ट्रम। इसको भी आप एक स्पेक्ट्रम बोल सकते हो, है ना? विजिबल स्पेक्ट्रम, है ना? तो ये नीचे वाला विजिबल स्पेक्ट्रम है। विबग्योर इज विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो नीचे देखो फिगर के नीचे क्या लिखा हुआ है? स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। समझ आ रहा है बच्चों सबको? बहुत इंपॉर्टेंट ये चित्र बना हुआ है अपना एनसीईआरटी में, ध्यान रखना है इसका। स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और बी है विजिबल स्पेक्ट्रम। ये छोटा सा विजिबल लाइट विबग्योर, ये उसका स्पेक्ट्रम है। तो उस अरेंजमेंट को स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उस अरेंजमेंट को बच्चों स्टाइल मारने के लिए स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, काम खत्म। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके सर। हाँ, इतनी सी बात है। अच्छा, अब एक चीज मैं वापस से आऊंगा इस फोटो पे। स्पीड ऑफ लाइट बच्चों फिक्स हो गई, है ना? स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स हो गई 3 × 10⁸। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी कम होगी। इनवर्स रिलेशन आ जाता है इसमें। ठीक है, एक चीज ज्यादा तो दूसरी कम। समझ में आती सबको ये बात? ठीक, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। समझ में आ रही बात? इनवर्स रिलेशन। अब ये क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन। बताओ किसी को डाउट? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है ना? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। देखो इसमें स्पेक्ट्रम में ऊपर ऑर्डर है किसका? फ्रीक्वेंसीज का, म्यू। दिख रहा है बच्चों सबको? लेफ्ट में गामा रेज 10⁻24 राइट जाते आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती आ रही है। एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, है ना? फिर विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, एफएम, एएम, है ना? रेडियो वेव्स हैं, फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। और नीचे वेवलेंथ का, इसकी ऊपर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, नीचे उसकी वेवलेंथ सबसे कम है, 10⁻16। दिमाग में क्लियर हो गया एकदम पिक्चर? राइट जाते आ रहे हैं, वेवलेंथ बढ़ती आ रही है, इसलिए इनको लॉन्ग रेडियो वेव्स और रेडियो वेव्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक, सो दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी तक की चीजें। तो आपने देख लिया ना कि गामा रेज, एक्स रेज बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ होंगी, और लॉन्ग रेडियो वेव्स कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। समझ आ रहा है सबको बात? ठीक, ओके। सो हमने अभी तक बच्चों 3 एक फॉर्मूला देख लिया, C = न्यू लैम्डा। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चंस जिसमें मिलेंगे इंपॉर्टेंट, C = न्यू लैम्डा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेव नंबर होता है 1/λ इज वेव नंबर। ऐसे डिनोट करते हैं वेव नंबर। 1/λ मतलब वेव नंबर मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितनी वेव्स बन रही? ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो आप सोचो इस तरह से, 20 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, 20 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, तो 1 मीटर में कितनी वेव्स बनेंगी बच्चों? 5। समझ आ रहा है सबको? 1 मीटर में कितनी वेव्स बनेंगी? 5। वेव नंबर क्या हो गया? 5। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ऑलराइट, कैसे आएगा? 1/20 सेंटीमीटर करके, 1/0.2 मीटर, वेव नंबर आ गया 5। कोई दिक्कत? तो वेव नंबर इज 1/λ। सर तो अगर किसी की ये जो वो है वेवलेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसका 1/20 हुआ वेव नंबर। 1/0.2 यूनिट लेंथ है ना? लेंथ को तो तू तेरे को वो करना पड़ेगा ना, मीटर में लेंगे। यस सर।
Yes, sir. ऑलराइट, Yes, sir. तो ये भी चीज क्लियर हो गई बच्चों। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो है अब यहाँ पे जो रेडिएशंस में एनर्जी जो ट्रैवल करती है वो ट्रैवल करती है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, फोटॉन्स का कॉन्सेप्ट दिया है यहाँ पे क्वांटम थ्योरी ने। फोटॉन्स क्या होते हैं? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, है ना, सुना होगा आपने, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ऑलराइट, लाइट में, वेव में जो एनर्जी जो ट्रैवल होती है दैट इज ट्रैवलिंग इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। Energy of radiations travel in form of photons. तो concept of photon आपको याद रखना है। Photons are small massless packets और bundles of energy। बहुत छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ऑब्वियसली बच्चों थ्योरी है, कौन सा आप माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो आपको पैकेट्स पड़े हुए दिख जाएंगे, है ना। ये थ्योरी है कि एनर्जी इस फॉर्म में ट्रैवल करती है। समझ में आती सबको बात? ये ठीक। तो क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि जो एनर्जी है रेडिएशंस की वो फोटोन की फॉर्म में ट्रैवल करती है और उसमें एक पैकेट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ लाइट is h nu, E is equal to h nu, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हमारे लिए, where h is Planck's constant। आज आपको ये सब नई नई चीजें ध्यान रखनी है, जो यूज करना, इनको स्टार्ट कर देना है। प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत छोटी वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, 6.63 इंटू 10 की पावर -34। क्या यूनिट हो जाएगी? जूल्स सेकंड, है ना। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, जूल्स इनटू सेकंड। एसआई में ये है प्लैंक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू। तो इस चैप्टर के डे 1 के फॉर्मूलाज आपके कौन कौन से हो? C is equal to न्यू लैम्डा, ठीक है, सिंपल। C is equal to न्यू लैम्डा, इजी है समझने के लिए। स्पीड ऑफ लाइट is equal to frequency into wavelength, wave number तो easy है 1 by lambda, and the second very important formula is E is equal to h nu। मतलब जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा बच्चों उतना एनर्जी ज्यादा है, एक फोटोन में उतनी एनर्जी ज्यादा। समझ में आती सबको ये बात अब? ठीक, आपको फ्रीक्वेंसी दिया होगा, फ्रीक्वेंसी से निकाल लोगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन। वेवलेंथ दिया होगा उससे निकालोगे, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या है? ऊपर लिखा है आपने C by लैम्डा। कोई भी फॉर्मूला चिपका सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू C by लैम्डा। तो अगर आपको वेवलेंथ दी है रेडिएशन की तो भी आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हो hc by लैम्डा से, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है तो भी आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हो इक्वल टू h nu से। बताओ किसी को दिक्कत? वापस से आ गया मैं इस पे। सबसे ज्यादा बच्चों एनर्जी किसके पास है? गामा रेस के पास। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? गामा रेस की। एक्स रेस, गामा रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस खतरनाक होती है हमारे लिए, पता ही आपको क्यों होती है खतरनाक? एनर्जी ज्यादा होती है इनमें, मर मुर आ जाएंगे हम, इतनी एनर्जी हमारे ऊपर गिर गई तो। ठीक, गामा रेस कहाँ होती है? यूनिवर्स में, ठीक है। थैनोस को भी शायद गामा रेस नहीं मारा था, है ना, आप लोगों ने देखा हो तो ठीक है।
एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास है बच्चों? गामा रेस के पास। बताओ किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है अमोघ? अर्नब समझ रहा है? यस सर। अनन्या कोई डाउट? हरसिमरत सब लोग है ना? कहानी सुनते सुनते सो तो नहीं है कोई? स्टोरी है यार ये मस्त, इंटरेस्ट के साथ सुनो इसको, है ना? तो बच्चों फ्रीक्वेंसी है सबसे ज्यादा किसकी? गामा रेस की, है ना? तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेस कौन सी? गामा रेस। खतरनाक रेस है, हम दूर रहते हैं इनसे। अल्ट्रावायलेट रेस तक तो हमारे लिए खतरनाक है, आपको पता ही है। फिर आ गई हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम, उससे उससे कोई खतरा नहीं है ना? तो विजिबल स्पेक्ट्रम के लेफ्ट वाली खतरनाक रेस है, राइट वाली रेस से हमें कोई खतरा नहीं है। समझ में आ रही बात बच्चों? है ना? राइट आते जा रहे हैं तो एनर्जी कम होती जा रही है, एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऑलराइट, वेवलेंथ देख सकते हो, वेवलेंथ जिसकी कम उसकी एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। दिमाग में अच्छे से फॉर्मूला चिपका लेने सबसे पहले आज। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, वो जो लाइट है बच्चों, वो रेडिएशन से बहुत सारे पैकेट्स लेके जा रही है अपने साथ बहुत सारी एनर्जी लेके जा रही है। उसमें से लेकिन एक जो पैकेट है उसकी एनर्जी इतनी है, इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अब सुना क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या होता है? एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है बच्चों, इस स्टाइल मारने के लिए इतना हैवी वर्ड यूज किया है क्वांटाइज्ड। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो टोटल एनर्जी होगी टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशंस जो होंगी वो इस एक फोटोन की एनर्जी का मल्टीपल होंगी। क्या होंगी? इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे आएंगी ना। पैकेट या तो एक होगा या दो होंगे, डेढ़ नहीं होगा पैकेट, 1.5 पैकेट नहीं होगा, है ना? ये सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट है, इसके मल्टीपल्स में ही होगी एनर्जी हमेशा। ऐसा कहना है क्वांटाइज्ड। सब कुछ क्वांटाइज्ड है क्वांटम थ्योरी में, ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे। क्वांटम थ्योरी में एवरीथिंग इज क्वांटाइज्ड, मतलब किसी एक छोटी यूनिट का मल्टीपल। टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशंस क्या होंगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ध्यान से देख लो बच्चों इसको। ये नंबर ऑफ photons which will be a whole number, not 1.5 or 2.5। समझ आ रहा है? इस छोटी सी बात को, इतनी सी बात हिंदी में बोल देते तो ऐसे समझ में आ जाता है ना? फिर लेकिन उनकी औकात क्या रहती है कि भाई सिंपल सी थ्योरी थोड़ी ना, उन्होंने हैवी थ्योरी बनानी थी, उन्होंने तो क्वांटाइज्ड वर्ड का यूज किया, उन्होंने जबरदस्ती बच्चों को परेशान करने के लिए क्या यूज किया? क्वांटाइज्ड वर्ड का यूज किया। और हिंदी में इस चीज का मतलब सिर्फ क्या है कि क्वांटाइज मतलब एक स्मॉल यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल। बताओ किसी को डाउट पूछो? क्वांटाइज याद रहेगा अपने सबको? ठीक है, सर क्वांटाइज का मतलब समझ नहीं आया सर। क्वांटाइज का मतलब ही समझ नहीं आया, वेरी गुड। क्वांटाइज मतलब अच्छा इतना सा है कि सिर्फ एक चीज का इंटीग्रल मल्टीपल, है ना? अब हिंदी में क्वांटाइज का मतलब होता है कि एक छोटी यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल या होल नंबर मल्टीपल। तो जब तूने बोला कि एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है, ठीक है, एक पैकेट में के पास कितनी है, एक पैकेट में कितनी एनर्जी है? इतनी है, एच न्यू। ठीक है, तो क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि जो टोटल एनर्जी आएगी हमेशा उसका मल्टीपल आएगी, बस ये है इसका मतलब। अब बता मुझे इसमें क्या नहीं समझ आया तेरे को? मुझे समझ आ गया। थ्योरी ये बोलती है कि बच्चे इसका मल्टीपल होगा हमेशा, बस, है ना? ठीक है, 1000 पैकेट्स होंगे, 1500 होंगे, 2000 होंगे, फ्रैक्शंस में नहीं होंगे कभी पैकेट्स। ऑलराइट बच्चे, समझ में आ गई बात? ठीक।
करो बच्चों एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन। सर लैम्डा मीटर में होता है ना? सर मेरी एनर्जी इसमें 1 फोटोन की 33.15 into 10 to the power minus 19 जूल्स आ रही है। अच्छा यस सर, मेरा भी आंसर सेम आ रहा है। यस सर सेम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको मेन पंगा क्या है, ये बड़ी बड़ी वैल्यूज के साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट बच्चों, समझ आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत? नव्या क्लियर है? साम्या क्लियर? यस सर। श्रेया एनी डाउट? तो जो ये आज हमें 3.15 into 10 raised to power minus 19 आ रहा है क्या? सही किया होगा यार, कैलकुलेशंस आप लोगों ने सही की होगी। E इक्वल टू एच न्यू सबसे पहले याद रखना है ना, फॉर्मूले का मतलब सुना गया सबको बच्चों। एक फोटोन की एनर्जी, एक पैकेट जो है लाइट में, जो एक पैकेट होता है उसकी एनर्जी है अभी। फॉर्मूला क्या, 6.6 एच क्या, 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 into 5 into 10 की पावर 15। ठीक है, ये कुछ 33 के आसपास आ जाएगा, 33 34 जो भी आएगा, अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूं मैं। जूल्स में आएगा इसमें ना, किस में आएगा? जूल्स में। ऑलराइट बच्चों, कोई डाउट? सर 33.15 है into 10 to the power minus 19। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज 1 जूल्स। ठीक है, इस तरह से बच्चों हम निकालते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना आना चाहिए सबसे पहले, इसमें आसान सी चीज है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्लियर बच्चों? किसी को कोई डाउट यार बता दो। तो ये लगभग मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ, 3 into 10 की पावर 17 सर एनर्जी 1 फोटोन की कांस्टेंट होती है? हाँ है ना,
जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, है ना। एक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो उसकी एनर्जी भी एक फोटोन की कांस्टेंट। समझ आई बात? थ्योरी है, ऐसे ही थ्योरी जो बोल रही है ना, वही ना, बाजीराव की तलवार पे और थ्योरी की बात पे कभी शक नहीं, संदेह नहीं करते हैं ना, जैसा थ्योरी बोलती है मान लेते हैं आंख बंद करके। समझ आ रही बात बच्चों? इतनी मेहनत करके बनाई है किसी ने थ्योरी यार, तो क्यों उससे पंगे लेने का ना, मान लेते हैं जो बात बोल रहा है बंदा। क्वांटम थ्योरी बड़ी 1 जूल कैसे इससे टोटल एनर्जी? क्या चे? टोटल एनर्जी 1 जूल कैसे हुई? अरे क्वेश्चन क्वेश्चन में नहीं दी दिया हुई था है। यार, क्वेश्चन दिया हुआ है। Also find number of photons required to constitute 1 joules of energy. Okay. पूछा ही इसने, है ना। ठीक है चलो, एक और करो, ये एनसीईआरटी का ही है। एक बार वेवलेंथ से खेल लेते हैं। नैनोमीटर पता है सबको? 10⁻⁹ करो यार। सर 1 नैनोमीटर कितना मीटर में होता है? सर 1 नैनोमीटर कितने मीटर होता है? 10⁻⁹ नैनो, 10⁻⁹। सो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती थी? into 10⁸ सर टोटल एनर्जी 6.63 into 10⁻⁻⁴ आ रही है। नहीं, थोड़ी गड़बड़ है, इतनी ज्यादा नहीं आएगी। सर -17 नहीं आएगी? हाँ कुछ ऐसी आएगी। क्या फॉर्मूला चिपका है बच्चों? hc/λ, है ना? यस सर। ठीक है, तो वेवलेंथ दे रखी है इस बार, तो hc/λ चिपका देंगे। ठीक है, एन सी आ गया, और एन लैम्डा कितना है? और यस सर, वो मेरा एक्चुअली मैंने वो गलत लिख लिया था, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है,
10 की पावर -9। ठीक है बच्चों, अब ये सब कैलकुलेशंस करनी है आपको गंदी गंदी। ये 10 की पावर, ठीक है, 9 ऊपर जाएगा। काफी लोगों ने सही आंसर बता दिया है वैसे, वेरी गुड। तो 9 ऊपर जाएगा, पावर्स के साथ खेलना सीखना है यार आपको, और क्या है ना। ठीक है रिशुल, ये 6.63 शायद तूने मिस कर दिया। 17 और नीचे 2 से डिवाइड है तो कितना बचेगा 15, तो 10 की बार -19 बचेगा यार। ये नहीं, -19 ही बच रहा है ना। ओके, तो 17 बचेगा। यस ये दो जीरो और है ना यार। हाँ, 2 मतलब उसके बाद यस सर 19 हो जाएगा। हाँ ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट का समझ आ गया सबको, एनर्जी निकाला। बता दो किसी को डाउट। अमोक, सबको सुनाई बात बच्चों। गोविंद, एनी डाउट? हरसिमरत, अंडरस्टूड। उसके बाद हाँ 100 वाट का मतलब क्या होता है? 100 जूल्स पर सेकंड एनर्जी, इतनी एनर्जी इफेक्ट मार रहा है हमारे ऊपर 100 जूल पर सेकंड। तो एक सेकंड में 100 जूल्स चाहिए, तो कितने फोटॉन्स हो जाएंगे? इसमें टोटल एनर्जी बच्चों हम क्या रख देंगे? 100 जूल्स है ना। तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय बल्ब पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स फेंक के मारेगा बल्ब हमारे ऊपर। एनसीईआरटी में बच्चों ये क्वेश्चन है ना, तो देख लो आप लोग। टोटल एनर्जी इस बार 100 जूल्स हो जाएगी। समझ आ गई सबको कहानी वॉट की? वॉट क्या होता है? पावर। पावर होता है, ये सब आप सीख जाओगे धीरे धीरे फिजिक्स में, कुछ लोगों को पहले से पता होगा। वॉट होता है जूल्स पर सेकंड। ठीक, ऑल राइट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी 100 जूल्स। ठीक है गोविंद, हवे कोई डाउट? 100 जूल्स अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। हाँ जी ठीक है बच्चों, तो ये कुछ लगभग जो भी आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 20 शायद फोटॉन्स पर सेकंड, कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। मतलब जो है मजेदार चैप्टर है ना ये, तो इस टाइप की चीजें हम करने वाले हैं इस चैप्टर में फिजिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे हम, तब तक आप ये फॉर्मूलाज अच्छे से बच्चों याद कर लोगे। ओके, क्लियर एवरीवन? सब कुछ यस ठीक है? युवराज, यस सर। अभ्यास कोई डाउट? गर्व कोई डाउट? ठीक है ना, तो ये सब बच्चों नेक्स्ट क्लास एक बार रीडिंग मार लेना अच्छे से, सब लोग नई चीजें हैं अच्छे से इसको याद कर लो, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन हाँ थोड़े फॉर्मुलाज ज्यादा हो जाते हैं इस चैप्टर में। लास्ट तक आते थे, बड़ा चैप्टर है थोड़ा, लास्ट तक आते काफी सारे फॉर्मुलाज हो जाएंगे, ये दिक्कत है बस। तो आपको धीरे धीरे इस चैप्टर को अच्छे से याद करते रहना। ठीक है, चलो ओके बाय।